Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the 7th lecture of electric charges and field. And in today's lecture, we are going to find out the electric field generated due to the charge distribution over a 3D object, right? So we will be taking that on a sphere if there is charge distribution is there, right? So let us see that electric field due to volumetric charge distribution, and this charge distribution would be uniform one. ऐसे नहीं होगा कि कोई एक स्फीयर लिया, स्फीयर के ऊपर एक जगह पर चार्ज होगा, दूसरी जगह पर नहीं होगा, वो 3D सरफेस तो है, बट ऐसे नहीं. Over the entire surface, over the entire object, the charge would be distributed uniformly. Now let us take one by one. That the sphere can be of two types: hollow sphere and solid sphere. Further, this can also be classified as conducting. The hollow sphere is made up of some conducting material, and it can also be made up of some non-conducting material. Same thing happens with the solid sphere also. It may also be made up with conducting sphere or non-conducting material. So, in all four cases, the electric field has to be calculated separately. But what happens if the sphere is conducting and hollow, or non-conducting and hollow, or conducting and solid, then in all the cases the electric field calculation would be same आएगी तीनों के केस में. एक ये केस और ये केस. तो हम लोग तीनों का केस एक स्टडी करेंगे. कुछ भी पूछा जाए ये एक जो है वही लिखना है, हेडिंग खाली चेंज कर देना है, एंड इसके लिए खाली डिफरेंट आएगा. अब ये तीन के लिए सेम क्यों आएगा वो देखते हैं. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज जनरेटेड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द चार्ज. अब चार्ज यहाँ पर तीनों केस में सेम वे में स्प्रेड हुआ होगा, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सेम. कैसे? तो होलो स्फीयर रहेगा, तो होलो स्फीयर के अंदर तो क्या, अंदर से तो खाली, अंदर कुछ मटेरियल है ही नहीं. तो अंदर कुछ है ही नहीं, ना तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ नहीं है. सो वॉट एवर द चार्ज यू डिपोजिट ऑन दैट स्फीयर, व्हाट हैपन्स, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. तो चार्ज कहाँ पर होगा? सरफेस के ऊपर ही होगा, चाहे वो कंडक्टिंग से बना हो या नॉन कंडक्टिंग से बना हो. ठीक है, चार्ज दिया तो उसके ऊपर रहने तो वाला है ही, वो कहीं पर जाएगा नहीं. सेकेंड थिंग, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हुआ तो उसकी भी प्रॉपर्टी है कि आप चार्ज कहीं पर भी डिपॉजिट करो, किसी भी फिनोमिना से उसके ऊपर चार्ज लेके आओगे उस स्फीयर के ऊपर, देन इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ओनली, इट वोंट गो इनसाइड, अंदर नहीं होगा. तो तीनों केस में क्या हुआ, चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा. ठीक है, दैट्स व्हाई द कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल थ्री केसेस वुड बी सेम. ठीक है, चलो तो शुरू कर देते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर केसेस ले लेते हैं. होलो कैसा, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, ये तीनों के लिए हम लोग देख लेते हैं. अब क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे गॉसेस लॉ, बिकॉज ये एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की. तो फ्लक्स के लिए दो फॉर्मूला थे, रिकॉल करो कौन कौन से थे. एक मैथमेटिकल था और एक गॉसेस लॉ ने दिया था. ठीक है,
दोनों वे से हम लोग फ्लक्स जो है वो लेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, राइट। तो जैसे कि मैंने ये स्फीयर ले लिया एंड ओवर दैट अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो मैंने ये उसकी सरफेस के ऊपर शो कर दिया। अब इसके दो पार्ट्स बनते हैं, थोड़ा एरिया जो है वो बाहर का भी रहेगा और एरिया जो है वो इनसाइड का भी रहेगा, राइट। सो एट बोथ द प्लेसेस आई वुड बी फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टर्न बाय टर्न दोनों अलग केसेस हम लोग करेंगे। इसके सब पार्ट्स जो है वो 2 पार्ट्स रहेंगे कैलकुलेशन के। तो लेट अस टेक फर्स्ट द आउटसाइड पार्ट। के आउटसाइड पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने एक और सरफेस कंसीडर कर ली, where I would be applying the Gauss's law. So this surface is known as Gaussian surface, correct? जिसके ऊपर हम लोग Gauss's law अप्लाई कर पाए वैसी जो सरफेस होगी उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्लोज्ड है, ये भी एक स्फीयर हमने कंसीडर किया, ठीक है। 2 डायमेंशनल में ये बोर्ड के ऊपर ऐसे सर्कल दिख रहा है, अदरवाइज इट इज अ स्फेरिकल वन। तो ये 3D क्लोज्ड सरफेस हो गई। अच्छा, तो ये आउटसाइड वाला केस है, आउटसाइड वाला केस, ठीक है। चलो फर्स्ट इज, इधर लिख ले, आउटसाइड। आउटसाइड में फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या रहेगा, एक फॉर्मूला है हमारे पास मैथमेटिकल E डॉट DA, राइट। E डॉट DA एंड सरफेस इंटीग्रेशन, या जो भी इंटीग्रेशन लेना हो जिसके भी ओवर वो सरफेस के ऊपर वो हमें लेना है, E डॉट DA। नाउ डॉट निकालने के लिए कॉस थीटा आएगा, वो E और DA के बीच का एंगल आएगा, तो कितना एंगल बनेगा, सी दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट वुड बी रेडियली आउटवर्ड। हर एक पॉइंट पे ये ऐसे में रेडियली आउटवर्ड शो कर सकती हूँ, करेक्ट, मैंने यहाँ पर अभी शो किया है। नाउ आई कंसीडर द एरिया वेक्टर एट दिस प्लेस इटसेल्फ, यहीं पर लिया, तो वो एरिया वेक्टर भी कहाँ पर होगा, एरिया वेक्टर कैसे होता है, आउटवर्ड होगा, करेक्ट। 3D के लिए आउटवर्ड होता है, 2D के लिए आउटवर्ड 2 सरफेसेस होते हैं, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें, तो ये DA जो है वो इस तरफ आएगा। सो नाउ यू कैन सी दैट द एंगल बिटवीन E एंड DA इज 0, बोथ आर पैरेलल, राइट। सो आई वुड बी राइटिंग इट लाइक दिस, E DA cos 0. Now electric field is same throughout this surface because it is symmetric about this charge distribution, है ना। तो ये E जो है उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देती हूँ, और इंटीग्रेशन जो रहेगा वो खाली DA का रहेगा। cos 0 की अभी हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उसके ऊपर से ये बनेगा E DA का इंटीग्रेशन मतलब पूरा जो ये छोटे छोटे DA जो रहेंगे ना वो क्या होंगे, एक स्फीयर फॉर्म करेंगे। एक DA यहाँ पर है, उसके बाजू में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, राइट। तो वो स्फीयर इस गोले का, इस वॉल्यूम जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है उसका आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि सपोज इसकी रेडियस जो है वो रेडियस स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं, and the radius for the actual sphere is capital R. तो here we have to take the area of this surface, मतलब स्मॉल r वाली जो रेडियस का एक स्फीयर है उसका एरिया लेना है, तो वो होगा 4 pi r² एंड cos 0 is 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, E 4 pi r² इंटू 1, तो प्रॉपरली थोड़ा लिख ले 4 pi r² इंटू E, राइट। इसको 1 नंबर दे के रखे। ये हम लोगों ने मैथमेटिकल वे में किया। अब हम लोग गॉसेस लॉ के वे में फ्लक्स जो है वो फाइंड करते हैं। ऑल्सो फाई इक्वल्स टू, गॉसेस लॉ के अंदर क्या था, सिग्मा Q, और Q इनसाइड, जो भी सरफेस होगी ना वो सरफेस के इनसाइड कितना उसने कवर कर लिया चार्ज, that would be the charge divided by epsilon 0, Q inside divided by epsilon 0। अच्छा,
अब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया? पूरा चार्ज आ गया। पूरा चार्ज कितना है? तो यहाँ पर जब ऐसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एट दैट टाइम हम लोग उसका टोटल चार्ज जो है वो जनरली नहीं देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी चार्ज डेंसिटी, जिस भी टाइप की चार्ज डेंसिटी लेनी हो वो देखते हैं, आइदर वॉल्यूम और लीनियर और सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिस केस में भी जैसी लेनी पड़े वैसी लेते हैं। सो हियर द चार्ज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, ठीक है ना। तो हम लोग वो सरफेस जो है उसका यहाँ पर Q इनसाइड के लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0, राइट। सो Q इनसाइड इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक है, सॉरी, सिग्मा इंटू सिग्मा Q बाय A. सो A over here is 4 pi कैपिटल R स्क्वेयर, ठीक है ना। चार्ज कहाँ पर है? इधर है। उसका एरिया कितना? 4 pi R स्क्वेयर। तो नाउ Q इनसाइड बिकम्स 4 pi R स्क्वेयर इंटू सिग्मा, राइट। सो आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर दैट phi इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 pi R स्क्वेयर divided by epsilon 0. This is the second equation for flux. Now first equation and second equation can be equated as both of them are for flux only. So comparing the right hand side of both the equation, we have 4 pi R square E equals to 4 pi capital R square sigma by epsilon 0. 4 pi cancels out each other, and we are interested in finding out the electric field, so making it as the subject of the equation. E equals to sigma capital R square divided by epsilon 0 small r square. एक फॉर्मूला ये बना, ठीक है। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोगों को दी हो उस टाइम पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इस वे में। कभी ऐसे भी होगा कि आप लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी ना देके चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है टोटल, वो दे दिया होगा। एट दैट टाइम व्हाट शैल वी डू? हम लोग एक और इक्वेशन जो है वो डिराइव करके रखते हैं, एंड फॉर दैट वी विल बी कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस। ये दोनों भी फ्लक्स के लिए ही है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर दे तो क्या बनेगा? अभी 4 pi R स्क्वेयर E इक्वल्स टू Q, whatever is the charge, Q by epsilon 0, Q inside. E equals to Q by 4 pi epsilon 0 R square. तो K Q by R square ऐसे भी तो मैं इसको लिख सकती हूँ। तो ये तो कुछ जाना पहचाना सा इक्वेशन लग रहा है। ये इक्वेशन से तो हम पहले मिल चुके हैं। कहाँ मिले थे इसको? इसे हम लोग पॉइंट चार्ज के टाइम पे मिले थे, है ना। If there is a point charge and if you want to find out how much would be the electric field at distance r, तो k q by r square ये फॉर्मूला था। तो इधर भी यही चीज आई। r मतलब क्या है? इसका डिस्टेंस मतलब रेडियस है उसकी। दैट मीन्स के इस केस में जब ऐसा केस होगा, एट दैट टाइम ऑल्सो द चार्ज इज कंसिडर्ड दैट इट इज ऑल टुगेदर एक्यूमुलेटेड एट द सेंटर। हम उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे कि पूरा ही चार्ज सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड हो। ये इक्वेशन हमें ये चीज बताता है, ठीक है। इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस जो है वो कहाँ पर कंसीडर की? आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए हमें ये फॉर्मूला जो है वो मिल गया। देखो, सिग्मा R स्क्वेयर एंड एप्सिलॉन 0 आर कॉन्स्टेंट। इसके ऊपर से भी वही चीज आती है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वेयर, जो पॉइंट चार्ज के केस में आता था। जितने दूर जाते जाओ उतना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, राइट। तो उसका कर्व कैसे आएगा? ऐसे पैराबोलिक, बराबर, पैराबोलिक और डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो चलो ये एक इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए जो केस है वो नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इनसाइड का जो केस है वो देखते हैं।
Now let us consider that the Gaussian surface has been considered inside the sphere. So the same thing would be there. We have taken this sphere over which the charge has been, Q charge has been distributed uniformly. This is having radius capital R and the Gaussian surface is of radius small r and it is inside the given sphere. चलो तो अब इनसाइड का केस लेते हैं एंड फ्लक्स फाइंड करें. दैट वुड बी E dot dA. As we have seen in the previous case, angle between E and dA is 0. Both are in the same direction, so that would be parallel. Angle 0 हो जाएगा तो पीछे जो आएगा cos 0 हो जाएगा 1. तो वो सब एक ही स्टेप में कर लेते हैं. Then E, electric field would be uniform throughout this surface. पूरी surface same ही distance पे है तो E constant रहेगा. So taking it out of the integration. इंटीग्रेशन खाली किसका बचेगा? एरिया का बचेगा. बराबर. साथ में हम लोग रीजन लिख देते हैं. E एंड DA आर पैरेलल वेक्टर्स. नाउ DA जो है वो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. सो दिस वुड बी द वन इक्वेशन फॉर फ्लक्स. नाउ द सेकेंड इक्वेशन थ्रू गॉसेस लॉ. सो phi इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. करेक्ट. अब इसके अंदर Q इनसाइड मतलब क्या? जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसीडर की उसके अंदर कितना चार्ज है? उसके अंदर तो कुछ भी चार्ज नहीं है क्योंकि हमने सरफेस अंदर कंसीडर की और चार्ज तो पूरा सरफेस के ऊपर है तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं. सो हियर Q इनसाइड इक्वल्स टू 0. सो इफ आई इक्वेट equation number 1 and 2 I get as from 1 and 2. 1 and 2 gives E 4 pi r square equals to 0. R cannot be 0. So obviously E equals to 0. बहुत ही important चीज ये आई यहाँ पर कि होलो, ये इसमें से कोई भी होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग सबके ऊपर चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा. दैट्स वाई अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोलैरिटी ऑफ चार्ज. कि नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा ऐसे कुछ नहीं. बराबर. अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. सो इफ आई विश टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ ऑल दीज थ्री तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस. इनसाइड से जब तक आप डिस्टेंस जो उसकी रेडियस तक का है वहां तक पहुंचोगे तब तक 0 आएगा. ठीक है. E0. देन एज सुन एज यू रीच इट्स रेडियस, सरफेस तक जब तक पहुंचोगे वैसे ही उसमें सडन राइज आएगा. तो वो सडन राइज को यहां पर मैं ऐसे शो कर दूं. देन आफ्टर इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू 1/r² रेशियो. E प्रोपोर्शनेट टू 1/r². अभी आगे के केस में हमने आउटसाइड के लिए देखा वैसे. तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है. तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों केस आपको समझ में आ गए होंगे. चलो ये आउटसाइड इनसाइड का केस जो है वो भी आप लोग नोट डाउन कर लो. नाउ लेट अस लुक एट द केस of a non-conducting solid sphere over which the charge has been distributed, right? So the charge distribution is over a sphere which is solid but made up of non-conducting material. So electric field due to charge distribution over solid non-conducting sphere. चलो सबसे पहले ऐसा स्फीयर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. उसके ऊपर E1 यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया.
अब इसमें भी दो केसेस हम लोग लेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड का। सबसे पहला केस जो है वो हम लोग लेते हैं आउटसाइड का केस। सो फर्स्ट कंसीडर दैट द गॉसियन सरफेस is at some distance r from the center, small r, and the radius of this sphere is capital R. ठीक है, आउटसाइड का केस लेते हैं हम लोग, आउटसाइड। चलो फटाफट से फ्लक्स फाइंड करें। फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट डी एंड E डी, ये जो टोटल इंटीग्रेशन होगा वो E and dA are parallel to each other as it was in the previous case. So when I remove the vector sign and dot product, the cos 0 will come and cos 0 is 1. ठीक है, तो वो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखने की ज़रूरत नहीं है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, और DA जो आएगा वो इस गॉसियन सरफेस की का एरिया जो है वो आएगा। सो 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई आर स्क्वायर E इज द फ्लक्स। ये एक इक्वेशन आया। सेकेंड इक्वेशन बनेगा गॉसेस लॉ के थ्रू, तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, करेक्ट। अब इस केस में Q इनसाइड जो है वो क्या हो जाएगा, जब हम लोग आउटसाइड का लेते हैं तो Q इनसाइड कितना हो जाएगा, Q इनसाइड मतलब इसके अंदर जितना भी आया वो, ठीक है, इसके अंदर कितना आ गया, पूरा का पूरा आ गया। अब पूरा चार्ज जो है वो जनरली ऐसे नहीं देते, बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में देते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रॉ इक्वल्स टू Q बाय V, Q inside by V, correct? So Q inside equals to rho into V. I can write it like this, rho into V by epsilon 0. V is वॉल्यूम इसका रहेगा, ठीक है, ये जो भी आया स्फीयर हमारे पास उसका वॉल्यूम रहेगा, तो वो होगा 4/3 स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम। सो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 we get 4 pi r square E equals to 4/3 epsilon 0 pi r cube into rho. 4 pi gets cancelled out. E equals to rho r cube by 3 epsilon 0 and upon r square. That means electric field outside is proportional to 1 upon r square. Now instead of going this way, ये जो रॉ है वो लेने के बदले हम लोग डायरेक्टली Q जो है उसी को कंपेयर करते, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते, तो हमारे पास आता 4 पाई आर स्क्वायर E इक्वल्स टू total charge Q upon epsilon 0. That means E equals to Q by 4 pi epsilon 0 r square. That means this is equals to KQ by r square, which is similar to the equation of point charge. That means here also, in this case also, we can consider that entire charge has been concentrated at the center of the sphere. चाहे वो कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, किसी भी केस में इधर ये वाली चीज तो है वो सेम ही आती है, ठीक है। तो चलो ये आउटसाइड का केस जो है वो नोट डाउन कर लो। Now let us see what happens when we consider that Gaussian surface inside the sphere. So let us look at the story for the inside. So first we are taking the same sphere which is having uniform charge distribution over the entire surface inside the sphere also. The radius of that sphere is capital R and the Gaussian surface is considered to be inside the sphere which is having radius equals to small r. ठीक है, इतना ले लिया। अब फाई फाइंड करते हैं। फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डी ए E डॉट डी ए E and A डी ए are parallel to each other.
सो नो नीड टू राइट cos 0 इक्वल्स टू 1, ये हो गया. cos 0 हम लिखेंगे नहीं, वेक्टर साइन शो नहीं करेंगे, डॉट साइन भी निकाल दी. E इज कांस्टेंट तो उसको बाहर ले लिया. DA क्या रहेगा, गॉसियन सरफेस जो होगी उसका एरिया. सो दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वेयर. ये इक्वेशन बन गया 4 पाई r स्क्वेयर इंटू E. ये फाई का इक्वेशन. नाउ फाई का इक्वेशन according to Gauss's law. So that would be equals to Q inside by epsilon 0. Okay. So Q inside के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Q inside कितना आएगा इसके अंदर C. अब पूरा अगर होता तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो कैपिटल Q आएगा, बराबर. और अगर मैंने छोटी सी सरफेस ले ली तो उसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज छूट गया. दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग वॉल्यूम 1 लिया, देन चार्ज कितना आएगा. अगर मैंने वॉल्यूम 1 ले लिया तो चार्ज इक्वल्स टू रॉ. इफ आई टेक वॉल्यूम इक्वल्स टू 2, देन चार्ज इक्वल्स टू 2 into rho. If I take 3 volume, then it will be 3 rho. If I take V volume, then the charge would be equals to V into rho or rho into V, right? So charge for that given volume V equals to rho into V by epsilon 0. अब V जो है वो V का फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई, और जो भी सरफेस हमने कंसीडर की उसके ऊपर का वॉल्यूम लेना है क्योंकि उतना ही चार्ज उसके ऊपर आया. सो 4 पाई स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन 0. दिस इक्वेशन इज फॉर phi and this is also for phi. So comparing equation 1 and 2, from 1 and 2 we get 4 pi r square E equals to 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube rho upon epsilon 0. 4 pi gets cancelled out, r square gets cancelled out. What is remaining? The only thing is rho. अब देखो यहाँ पर एक और चीज, ये आएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो एक r बच जाएगा. सो E इक्वल्स टू रॉ r अपॉन 3 epsilon 0. So this means E is proportionate to R. ठीक है, जैसे जैसे ये R जो है वो हम लोग लार्जर लेते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें ज्यादा इसके ऊपर से मिलता जाएगा. ठीक है, तो इनसाइड एंड आउटसाइड. आउटसाइड के लिए आपके पास क्या आया था, आउटसाइड के लिए क्या था, E प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन r स्क्वेयर था, एंड इसके लिए इनसाइड के लिए 1 अपॉन r आया. सो द ग्राफ फॉर दिस केस बिकम्स, पहले इनसाइड के लिए बढ़ता जाएगा. बढ़ता क्यों जाएगा, छोटा सा लिया तो थोड़ा सा चार्ज, थोड़े से चार्ज की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ज्यादा लेते जाएंगे बड़ा स्फीयर, देन क्या होता जाएगा, चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड बढ़ता गया. So it is obvious that it will influence the electric field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will get multiplied. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी. फिर कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक आप सरफेस तक पहुंचते हो तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा. उसके बाद फिर बढ़ने वाला है, नो. उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और वो कुछ ऐसे डिक्रीज होगा. सो E proportionate to R is represented over here, and E proportionate to 1 upon r square is represented over here. This is the point where r is considered to be equals to the radius. ठीक है, so this is the case for the non-conducting solid sphere over which continuous charge distribution is there. Note this down. So here we come to the end of this chapter, and in the next lectures we will be calculating the
numericals of NCERT and a few more extra MCQs so as to boost your confidence.